Dear all, today I am going to tell you more about bioinformatics. So, today's topic is Introduction to Sequence Alignment, and this is part 1. Content. I'll be talking about codes for amino acids, genetic code, codon table, and what is sequence alignment, its applications, and various definitions which we understand if we align sequences. And finally, physicochemical relationship between amino acids. So, first topic is single and three letter code for all 20 amino acids. हमें पता है कि हमारा प्रोटीन जो है 20 अमीनो एसिड्स से मिलके बना है. अमीनो एसिड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के. तो ये 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनसे कि हमारी प्रोटीन बनी है. इनके लीनियर सीक्वेंस अगर एक लाइन में लिखा जाए तो लीनियर सीक्वेंस कहलाता है. और लीनियर सीक्वेंस, नॉन ओवरलैपिंग लीनियर सीक्वेंस से प्रोटीन बनती है. पहले पेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है. जैसे जैसे बहुत ढेर सारे पॉलीमर्स बनते जाते हैं, अल्टीमेटली वो सीधी लाइन जो है वो फोल्ड होके प्रोटीन बनाती है. तो ये 20 अमीनो एसिड्स हैं. फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन. अब इनको पूरा पूरा ग्लाइसिन ना लिख के 3 लेटर कोड है ग्लाइ और 1 लेटर कोड है जी. लाइकवाइज एलानिन, ए एलानिन के लिए 3 लेटर कोड एला, एल, एम, एफ, phenylalanine, methionine, leucine, W. W is for tryptophan, K, glutamine, Q for glutamine and GLN, glutamic acid में E है. Then serine S है, proline P है, valine is V, isoleucine is I, C is cysteine, Y is tyrosine, histidine, हिस से और H से शो होता है, एंड आर्जिनिन, R and arginine, arg, N is for aspargine, D is for aspartic acid, and T is for threonine. So these are the 3 and single letter codes for all 20 amino acids which make up our proteins, which are found in proteins. In nature, in nature we find many amino acids. More than 200 amino acids are there. But to make protein, mostly only these amino acids act as mm, building blocks. Now, इन बिल्डिंग ब्लॉक से प्रोटीन कैसे बनता है? तो एज वी नो दैट हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन सा एंजाइम बनना है, फंक्शनल प्रोटीन बननी है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन बननी है, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास प्रेजेंट है. डीएनए इज made up of purine and pyrimidine bases, ribose sugar, and phosphorus group और phosphate ग्रुप से मिलके ये जो डीएनए बना है, डीएनए का ये 3 कंपोनेंट्स मिलके एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. तो डीएनए से डीएनए जब खुद डीएनए अपने आप को बनाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन. कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना, उसका आइडेंटिकल डीएनए बना, दैट इज रेप्लिकेशन. बट अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और उस ट्रांसक्रिप्शन से जब एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनता है और वो फिर उससे प्रोटीन बनने के प्रोसेस को, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड्स बनने के प्रोसेस को, या एक जो अभी आपको सीक्वेंस बताया मैंने कि एक के बाद एक अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के बहुत बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं अमीनो एसिड्स का और उससे फिर प्रोटीन बनती है. तो
This process is known as translation. तो ट्रांसलेशन कैसे होता है? कोडॉन्स फाउंड इन, उसके लिए एक टेबल है, एंड ये टेबल क्या क्या है एक्चुअली? दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन थ्री बेस कोडॉन सीक्वेंस in an RNA and the corresponding amino acids added in the growing polypeptide chain during translation. ये कोडॉन टेबल हमने इस रेफरेंस से ली हुई है. आपको बहुत सी टेबल्स मिलेंगी, बहुत से रेफरेंसेस मिलेंगे जिसमें ये टेबल दी गई है, और दिस इज एन यूनिवर्सल टेबल, वो हर जगह कॉमन ही होगी. तो नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये आप टोटल नंबर में 64 हैं, और ये सारे मिलके 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं. तो कोडॉन क्या है? What is codon? U is one nucleotide, U is another nucleotide, U is another nucleotide. मतलब single nucleotides हैं of same variety. U and U same variety के 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक सिंगल कोड बनाते हैं. इस टेबल को रीड कैसे करते हैं? फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसको राइट से लेफ्ट यूज करेंगे तो वो इसलिए गलत होगा क्योंकि मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो उसको भी लेफ्ट टू राइट ही रीड किया जाता है. इसलिए हम इसको इस टेबल को लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे. यू 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 सी. अब यहाँ पे ये कैसे बने? ये तीन ट्रिपलेट कोड कैसे बने? तो ये जो ये कॉलम है आप देख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट लेटर of triplet code, and here for four codons, U is the first letter, and ये जो horizontal table है इसमें again UCAG लिखा हुआ है, ये second letter है हर कॉलम का. C इस कॉलम का, A इस कॉलम का, एंड G इस कॉलम का सेकेंड लेटर है. एंड फाइनली ये जो लेफ्ट ये सॉरी ये जो थर्ड ये जो थर्ड लेटर है ये इधर से आया है, UCAG 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 एंड हियर ऑल्सो UCAG. तो ये टोटल 64 कोडॉन्स हैं, ट्रिपलेट हैं. ये डिफरेंट वेराइटी है. अभी इनके डिटेल्स हम पढ़ेंगे. हम इसको उल्टा अगर पढ़ेंगे तो यू 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 या सी 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 यू पढ़ेंगे, बट दैट इज नॉट द केस क्योंकि मैसेंजर आरएनए के हिसाब से ही हम ये ट्रिपलेट कोड्स लिखे गए हैं यहाँ पे, और हमें लेफ्ट टू राइट ही पढ़ना है, इसी मैनर में पढ़ना है. Genetic code may be seen as universal language of amino acids shared by all living organisms. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन. अब इससे स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन से क्या मतलब है? ये डीएनए पे जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं, जीन से ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए बनता है. मैसेंजर आरएनए अगर बन रहा है तो वो कहाँ से जीन स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, यानी कि एक जीन जो उसके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वहाँ कहाँ से आरएनए बनना शुरू होगा और कहाँ तक एंड होगा. तो एक स्टार्ट पोजीशन होगी, एक स्टॉप पोजीशन होगी. लाइकवाइज मैसेंजर आरएनए जो बनेगा उसमें भी वो स्टार्ट पोजीशन होगी और स्टॉप पोजीशन होगी, और उससे उतना लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी प्रोटीन के लिए. तो यहाँ पे जो mRNA का स्टार्ट है वो मैथ्यूनिन है और उसका ट्रिपलेट कोड AUG है. AUG ये यूकैरियोट्स में AUG है क्योंकि स्टार्टिंग में भी मिलता है, और मैथ्यूनिन अगर लीनियर सीक्वेंस में कहीं दोबारा आता है अगेन यू विल फाइंड
AUG, तो वहां पे मेथियोनिन लग जाएगा, और अदरवाइज स्टार्टिंग में भी AUG ही होगा और मेथियोनिन से ही पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टार्ट होगी। सिमिलरली जब प्रोटीन की पूरी लेंथ बन गई, जितना भी लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है उतनी बनने के बाद आइदर ये UAA मिलेगा, UAG मिलेगा, या स्टॉप कोडॉन, ये तीसरा स्टॉप कोडॉन मिलेगा जो UGA है। ठीक है, तो इट हैज स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। दिस इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज अनएम्बिगुअस, दैट इज वन कोडॉन फॉर वन अमाइनो एसिड। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल यूनिक है कि ये जो कोड है ये खाली एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ये एक तीनों का सेट जो है एक ही अमाइनो एसिड को करेगा। ठीक है, इसी तरह से सब जो है 3 लेटर कोड जो है ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। बट इट इज रिडंडेंट और डीजेनरेट। रिडंडेंट मतलब मोर देन वन कोडॉन फॉर सिंगल अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो, दिस इज अनएम्बिगुअस, मतलब तीनों मिलके सिर्फ एक को कोड कर रहे हैं, लेकिन एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। ये देखिए फिनाइलएलानाइन के लिए 2 हैं, ल्यूसीन के लिए 1 2 3 4 5 6 हैं, आइसोल्यूसिन के लिए 3 है, एंड वैलिन के लिए 4 है, सेरीन है यहाँ पे 4, प्रोलीन है 4, थ्रियोनिन 4 है, एलानिन 4 है, देन टायरोसिन के लिए 2 कोडॉन्स हैं, हिस्टीडीन के 2 हैं, ग्लूटामिन के 2 हैं, स्पार्जिन के 2 हैं, लाइसिन के 2 हैं, एस्पार्टिक एसिड के 2 हैं, ग्लूटामिक एसिड के अगेन 2 हैं, सिस्टाइन के लिए सॉरी 2 हैं, ट्रिप्टोफैन के लिए भी 1 है, लाइक अमाइनो मेथियोनिन। देन आर्जिनिन के लिए 4 यहाँ है और 2 यहाँ पे है, 6 है। सेरीन यहाँ पे आ गया था, और ये 4 + 2 इसके 6 कोडॉन्स है, एंड ग्लाइसिन के 4 है। तो ये ऑल मिला के these are 64, and out of these 61 are सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन में इसको मिला लेंगे मेथियोनिन को, और ये सारे सेंस करते हैं, मींस इट मीन्स कि ये सारे किसी न किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, वाइल स्टॉप कोडॉन्स जो हैं वो जो भी चेन, पॉलीपेप्टाइड की चेन बढ़ रही होती है उसको ब्रेक करके स्टॉप करता है कि अब ये इसकी सिंथेसिस कंप्लीट हो गई, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, अब इसको स्टॉप हो जाना है। तो इसलिए ये नॉनसेंस कोडॉन्स है, स्टॉप कोडॉन्स है, वाइल बाकी जो है वो सेंस कोडॉन्स और सेंस कोडॉन्स कहलाते हैं, ये स्टॉप कोडॉन्स सिग्नल कोडॉन्स भी कहलाते हैं। तो सिग्नल कोडॉन्स में तो 4 आएंगे, मेथियोनिन जो कि स्टार्ट कोडॉन है, एंड 3 जो है स्टॉप कोडॉन है। ये कोई अमाइनो एसिड को नहीं कोड करते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर ओनली सिग्नल कोडॉन्स, while 61 आर सेंस कोडॉन्स जो अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। नाउ थर्ड बेस इन द कोडॉन, वॉबल्स। अब वॉबल का क्या मतलब है, आप ये देखें GGU एंड GGC। तो फर्स्ट 2 प्लेसेस जो हैं, अगर ग्लाइसिन बनाना है, ग्लाइसिन ऐड होना है चेन में, देन इन all 4 triplet codons have GG in first 2 positions, while at the third position nucleotide varies. So, what does that mean? That if some mutation takes place, U converts into C or A or G, then if these 2 are there,
then the nature of amino acid will not change in the growing polypeptide chain. This means ये जो है ये वॉबल कर रहा है, ये अलग हो सकता है, और एंटीकोडॉन जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है, टीआरएनए पे प्रेजेंट है, वहाँ पे ज़्यादातर इनोसिन मिलता है जो कि इन इन सबों से बाइंड कर सकता है. दैट इज वाई इनमें से कोई भी बाइंड हो जाता है, वहाँ पे प्रेजेंट है. अगर ये जो है ये इनोसिन से बाइंड कर लेंगे तो ये सब बाइंड कर लेंगे. दैट इज वाई इनोसिन इनमें से किसी को भी बाइंड कर लेगा, बट जो टीआरएनए है वो खाली ग्लाइसिन को रिकॉग्नाइज करेगा और अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड चेन में खाली ग्लाइसिन ही जाएगा. सो दिस wobbles. These are the main characteristic features. अब मैं और भी कुछ इसके बारे में आपको डिटेल्स बताना चाहती हूँ. ये कोडॉन टेबल पे वर्क किसने किया था, किसने ये फाइंड आउट किया था? वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट के नाम होंगे, बट मेन इज साइंटिस्ट का नाम, मेन साइंटिस्ट इज एम नीरनबर्ग. उन्होंने इससे रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. उन्होंने एक एक ये कोड्स ढूंढे कि कौन सा कोड किस अमाइनो एसिड को कोड करता है. सो ही डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू डू दैट, और स्पेसिफिकली उन्होंने ये सारे कोडॉन्स स्पेसिफाई किए. एंड दूसरा नाम जो खास है, दैट इज वन इंडियन साइंटिस्ट, हम सब जानते हैं उनको, डॉक्टर हरगोविंद खुराना. उन्होंने सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड बनाया जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस से भी बना था, और एंजाइमेटिक टेक्निक से भी उन्होंने टेस्ट ट्यूब में सिंथेटिक पॉली न्यूक्लियोटाइड बना लिया. तो उसकी भी हेल्प ली गई इस कोडॉन टेबल को फाइंड आउट करने में कि किस अमाइनो एसिड को कोड करने वाला कौन सा ट्रिपलेट कोड है. So these were the two main scientists, and I am going to repeat the characteristics of codons. The code is universal. That is, all prokaryotic and eukaryotic organisms use the same codons to specify each amino acid. The code is degenerate, that is, more than one arrangement of nucleotide triplet specify the same amino acid. Thus, UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, and CUG are codons for leucine. And third base is not flexible, that is, third base wobbles. Then code is non-overlapping, means कि linear sequence है इनका. कोड इज कॉमालेस. कॉमालेस से मतलब है कि अगर कोई डिलीशन हो जाता है, ये वाला कोड है, फिर उसके बाद सीक्वेंस में ये वाला कोड है, और अगर ये डिलीट हो जाता है तो इसके आगे थर्ड ए आके लग जाएगा, एंड देन द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड विल change. So there is no comma full stop कि ये पता किया जा सके कि ये डिलीट हुआ है या कोई नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाए, तो अगेन जो अमाइनो एसिड होगा वो चेंज हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन में. सो इट इज कॉमालेस, नॉन ओवरलैपिंग, एंड प्रेजेंट इन लीनियर ऑर्डर. Some more thing. Of the 64 possible triplet codons, 61 are employed for encoding amino acids, while 3 are either nonsense or stop codons, or chain terminated codons at the COOH end of peptide chain. And the codon AUG is of considerable interest, whether F means formyl methionine tRNA or MET
means methionine tRNA are employed as methionine carriers. It is the initiator codon for in both start both at the start position and in the uh, internal methionine position. मीन्स कि स्टार्टिंग में भी मेथियोनिन होगा और अगर बीच में कहीं है तो भी इसी कोडॉन से उसको कोड किया जाएगा. एंड in general amino acids with hydrocarbon residues have U or C as the second base. Those with branched methyl groups have U as the second base, and basic and acidic amino acids have A or G as the second base. So these were all the important characteristic features of codons. इसको मैंने इतनी डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि ये बार बार अब आपके टेक्स्ट में आएगा. तो कोडॉन टेबल क्या है? कोडॉन टेबल मैसेंजर आरएनए में हर 3 न्यूक्लियोटाइड से बनने वाला एक कोड है जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ट्रांसलेशन के समय में रिकॉग्नाइज करता है. कोडॉन और एंटीकोडॉन्स एक्चुअली एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट एंटीकोडॉन्स जो है वो टीआरएनए पे प्रेजेंट है और टीआरएनए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को बाइंड करता है. You know the process of translation, so just I'm telling you to recall that, and now we will be studying more about sequences. इनसे जो इनकी वजह से जो सीक्वेंसेस बन रहे हैं प्रोटीन्स के या डीएनए में जो सीक्वेंसेस हैं जो कि इनको कोड करते हैं, जो इनको पहले मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है. इन सारे सीक्वेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू डिटेल्स ऑफ कोडॉन टेबल. नाउ नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू यूनिवर्सल जेनेटिक कोड. यूनिवर्सल जेनेटिक कोड इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो लास्ट टेबल आपने देखी दैट इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक प्रोटीन. But at some positions or for some codons, the meaning of amino acid differs. For example, अब आप देखिए कि यहाँ पे सारे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं. मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, ड्रोसोफिला माइटोकॉन्ड्रिया, ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, हायर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोजोन न्यूक्लियाई एंड माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया. तो इन दो को छोड़ के सारे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं जिनमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और दे डुप्लीकेट, दे सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, तो उनमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है और उनमें भी डीएनए आरएनए पाया जाता है एंड दे गो ऑन कोडिंग, मल्टीप्लाइंग देमसेल्व्स इन नंबर. सो इनमें जो है वो कोडॉन यूसेज थोड़े फर्क हो सकते हैं. नॉर्मल कोडॉन ये है, इसका यूजुअल मीनिंग अर्जिनिन है बट वो स्टॉप कोडॉन की तरह यूज होता है. यहाँ पे ये कोडॉन है, नॉर्मल कोडॉन ऐसा है तो आइसोल्यूसिन होता है. बट नॉर्मल मीन्स कि होल सेल में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो इस कोडॉन के लिए आइसोल्यूसिन होगा, तो सॉरी मेथियोनिन को वो कोड करेगा. देन ट्रिप्टोफेन हमारे लिए जो नॉर्मल सेल के लिए जो स्टॉप कोडॉन है उसके लिए यहाँ पे ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट होगा. देन सेरीन बन जाता है आर्जिनिन के कोड से. मेथियोनिन इज कोडेड बाय आइसोल्यूसिन कोड. स्टॉप कोडॉन जो है वो ट्रिप्टोफेन बना रहा है. मेथियोनिन बन रहा है आइसोल्यूसिन की जगह. अगेन स्टॉप कोडॉन से ट्रिप्टोफैन बन रहा है. हर जगह स्टॉप कोडॉन को यूज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन बन रहा है. देन थ्रियोनिन इज used for leucine codons, then tryptophan again from stop codon,
ट्रिप्टोफैन इज मेड फ्रॉम आर्जिनिन कोडॉन ऑल्सो। स्टॉप कोडॉन से ग्लूटामीन बन रहा है, स्टॉप कोडॉन से ट्रिप्टोफैन बन रहा है। तो स्टॉप कोडॉन को भी माइटोकॉन्ड्रिया या सम ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज टू मेक प्रोटीन। तो ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज यूज तो यही कोडॉन्स होते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ना अब प्रोटीन में मैंने पहले ही बताया कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स से बनता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बहुत लंबा है और उससे जाके फिर प्रोटीन्स बनते हैं, बहुत बड़े पॉलीमर्स से प्रोटीन्स बनते हैं। तो देन व्हाट इज सीक्वेंस? प्रोटीन्स के 4 लेवल्स होते हैं सीक्वेंस के ऑर्गेनाइजेशन के: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में one amino acid, like this is primary structure of protein. हम इनके 1 लेटर कोड अमीनो एसिड्स के ऑलरेडी सबसे पहले देख चुके हैं। तो मेथियोनिन, अर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलीन, टायरोसिन, ग्लूटामीन, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड सेरीन। ये अमीनो एसिड्स एक के बाद एक लगे हुए हैं, एक छोटा सा, ये 10 अमीनो एसिड लॉन्ग एक सीक्वेंस है। So order and composition of residues is known as sequence. This is actually primary sequence, छोटा सा sequence है, ये linear sequence है, यहाँ पे overlapping नहीं है, folding नहीं है, ये एकदम primary structure है। एक के बाद एक कौन सा अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड कितनी बार आया। इस छोटे स्ट्रक्चर में हमने 2 बार नहीं दिखाया है, या ये 2 बार भी हो सकते हैं, 3 बार भी, एम कहीं भी हो सकते हैं कई बार। और likewise all 20 amino acid may occur many times in the linear sequence. So their correct order and their composition make a primary sequence. ये define इस तरह से किया जाता है। Now अगर न्यूक्लिक एसिड है जिसे कि ATGC से शो किया जाता है, वो भी एक लीनियर सीक्वेंस है, वहां पे भी ऑर्डर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ residues are if defined, then we know the correct sequence of that particular nucleic acid. बस फर्क है, ये DNA का सीक्वेंस है, यहाँ पे थाइमीन है जो कि RNA के केस में U से शो किया जाता है। So this is sequence, and then what is sequence alignment? आप ये देखिए कि पोजीशन वाइज if we write 2 sequences side by side, or mostly these are written in horizontally. So sequence 1, position 1 पे क्या है, position 2 पे क्या है, position 3 पे क्या है, ये सारा जब इस तरह से हम either 2 sequences or 3 sequences or more multiple sequences may be written like this, and then this is known as alignment. Sequence alignment describes the relationship between biological sequences by designating portions of sequences that correspond to each other. Portions क्या है, first position पे क्या है, second position पे क्या है, and so on. It is the method used to analyze the similarities and differences at the level of individual bases or amino acids. Bases में भी यही हो सकता है, ये न्यूक्लियोटाइड bases हैं और ये amino acids के नाम हैं। The alignment is done with the aim of inferring structural, functional and evolutionary relationships or random events among sequences. तो बहुत से मीनिंग निकलते हैं इससे। स्ट्रक्चरल हो सकता है कि ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के लिए छोटा सा दिखाया गया है, जबकि ये पूरे पूरे पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। तो वो कैसा स्ट्रक्चर अज्यूम करेंगे, अभी मैंने बताया कि ये सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर इस तरह का सीक्वेंस चल रहा है तो यहाँ पे कौन सा लेवल का स्ट्रक्चर बन सकता है, इसके बारे में पता चल सकता है
अगर नहीं पता है तो पता नए प्रोटीन के लिए पता किया जाता है, और पुराने प्रोटीन का अगर पता है तो उससे कंपेयर करके पता कर लेते हैं नए नए के बारे में। देन उनका फंक्शन, अगर फंक्शन क्या करता है फिर ये प्रोटीन, या प्रोटीन का इस पार्ट के प्रोटीन का क्या फंक्शन है वो पता चल जाता है। देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन दोनों में कितना सिमिलैरिटी है या कितने डिसिमिलर है। अगर सिमिलैरिटी है तो वो किस तरह की सिमिलैरिटी है, उससे हम उसको आपस में एक दूसरे के रिलेटिव्स कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ये सब पता चलता है। कभी कभी कोई रैंडम इवेंट जैसे कि इंसर्शन और डिलीशन, कोई नया सीक्वेंस, काफी सीक्वेंस एक सा हो और कुछ पोर्शन उसका नया दिखे, एक से अलग हो जाए और फिर रिपीट होके वो एक सा होने लगे, तो कुछ रैंडम इवेंट्स लाइक म्यूटेशन हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, तो उनके बारे में पता लगता है। उससे उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या फर्क आया या कुछ नहीं आया, that can be known, or these are various things which biology needs to know. So it is done for this, uh, both for DNA, RNA, and amino acids. So, in other words, it is the identification of residue correspondences. Any assignment of correspondence that preserves the order of residue within the sequence is an alignment. Alignment क्या हुआ कि order maintain किया जाएगा। अब ये नहीं है कि वन पोजीशन पे अमीनो एसिड जो है उसको हम सेकेंड पोजीशन पे ला दें या कुछ है, वो जो ओरिजिनल सीक्वेंस हमें नोन है उसको लिखेंगे, और दूसरे सीक्वेंसेस को पोजीशन वाइज लिखने पे जब उनका कंपैरिजन किया जाता है, दैट इज नोन एज अलाइनमेंट। Large variety of biological problems involve sequences, and sequence alignment becomes useful for discovering information related to functions, structure, and evolution. So, this is sequence alignment. Applications of sequence alignment: informations that are gained by aligning DNA, RNA, and protein sequences. Searching for patterns and informative elements within a sequence. पैटर्न भी मिलते हैं इनमें। जब बहुत लंबे लंबे पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो दे मेक सम स्पेसिफिक पैटर्न्स, और ये पैटर्न्स सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड में नहीं मिलेंगे, और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स में डिफरेंट parts of different polypeptides or one polypeptide, different patterns can be seen, और वो patterns information देते हैं about function and structure, and also about the evolutionary relationships. So patterns and informative elements can be found out. Statistical information, uh, ये एक्चुअली तो अलाइनमेंट करके फिर उस पे स्टैटिस्टिक्स लगा के फिर इनको जज किया जाता है। देन सिमिलैरिटीज, सर्चिंग फॉर सिमिलैरिटीज बिटवीन टू सीक्वेंसेस और परफॉर्मिंग सीक्वेंस अलाइनमेंट फॉर अ पेयर ऑफ सीक्वेंस। तो खाली दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं या मल्टीपल सीक्वेंसेस को कंपेयर किया जा सकता है। देन यू मेक अ फाइलोजेनेटिक ट्री बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस, कि वो कैसे एवोल्यूशन में कैसे एक दूसरे से कितना अलग हुए हैं। देन आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और उनकी फोल्डिंग के बारे में पता किया जा सकता है। देन अननोन सीक्वेंसेस के बारे में, इफ नोन सीक्वेंस है उससे अननोन सीक्वेंसेस को अलाइन करके उनके बारे में पता किया जा सकता है। finding new members of a family, जब अलाइन सीक्वेंसेस अगर एक से हैं तो दे कैन मेक अ फैमिली, एंड देन अनदर न्यू सीक्वेंस हैज कम अप, तो उसको भी अलाइन करके देखा जाता है कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है या एक नई आइडेंटिटी है उसकी, उसको पहचानने की कोशिश की जाती है। देन प्राइमर डिजाइनिंग, प्राइमर डिजाइनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर
polymerase chain reaction, and various other things. Mainly for uh, पीसीआर स्टडीज, जिससे कि डीएनए का डुप्लीकेशन कर सकते हैं हम, और उसके बारे में स्टडी करते हैं तो प्राइमर डिजाइनिंग के बारे में पता चलता है। अलाइन करके हम सीक्वेंसेस बनाए जा सकते हैं। देन रिकंस्ट्रक्टिंग लॉन्ग सीक्वेंसेस। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं उस प्रोटीन प्योरीफाई की, तो कुछ पोर्शन वी लूज सम सर्टेन पोर्शंस ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो अगर मैक्सिमम पोर्शंस आर बीइंग aligned with some known protein, then जो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कुछ हम अमाइनो एसिड्स मिस कर गए हैं या डिलीट हो गए हैं या हमारे प्रोसेसिंग में वो पोर्शंस नहीं है। तो अगर स्ट्रक्चर एक सा है, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर दो सीक्वेंसेस का जो फाइनल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा है वो बिल्कुल कॉमन है, फिर भी एक में एक 100 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग है, दूसरा जो है 90 है, तो इट इज पॉसिबल कि 10 कहाँ पे मिसप्लेस हो गए, कहाँ से उनका डिलीशन हो गया, उनके बारे में पता करके उनको वहाँ पे प्लेस करके फिर कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में पता किया जा सकता है। देन फिजिकल एंड जेनेटिक मैपिंग, डिटरमिनिंग फिजिकल एंड जेनेटिक मैप्स फ्रॉम प्रोब डाटा अंडर वेरियस एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स। तो जेनेटिक मैप्स बनते हैं अगेन कि कौन सा जीन कहाँ है, कौन सा प्रोटीन कहाँ से एक्सप्रेस होगा है, स्ट्रक्चर कैसा है डीएनए का, सो और पोजीशन कहाँ है, कौन सा फिनोटाइप दिखाने वाला कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे किस पोजीशन पे, इस तरह की डिफरेंट वैरायटी की मैपिंग की जाती है, दैट कैन बी फाउंड आउट। देन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग की जाती है। मॉडलिंग वगैरह, मॉडलिंग की हेल्प से स्ट्रक्चर्स डिटरमिन किए जाते हैं। So these are all various applications. Many more applications are there, but these are main applications. Now once we align sequences, how do we डिफाइन देम? अलाइन करने के बाद कितना परसेंट अलाइनमेंट मिला, क्या हुआ, और उससे क्या मीनिंग निकालें, उसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टेन डेफिनेशंस जो अलाइनमेंट से मिलता है या अलाइनमेंट को प्रोसेस करने के लिए क्या है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट देम। फर्स्ट थिंग इज algorithm. Algorithm is defined by a logical sequence of steps by which a task can be performed. किसी काम को करने के लिए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से स्टेप वाइज हम मैनर में हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दैट इज एल्गोरिथम. इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम which normally is carried out by computer program. A program is an implementation of an algorithm. Thus, algorithm is a complete and precise specification of a method for solving a problem. Important features of an algorithm are: it should stop after finite number of steps. Algorithm कोई लूप में नहीं होती, वो कुछ एक नंबर ऑफ स्टेप्स, फॉर एग्जांपल 10 स्टेप्स के बाद वो खत्म हो जाएगी, फिर उससे कंक्लूजन निकलेगा. All steps of an algorithm must be precisely defined. स्टेप्स तो होने ही चाहिए और हर स्टेप में क्या होगा और वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ये भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. इनपुट टू एल्गोरिथम मस्ट बी स्पेसिफाइड. क्या किस फॉर्म में हम एल्गोरिथम में हम अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड. आउटपुट टू द एल्गोरिथम मस्ट बी स्पेसिफाइड. और फिर किस तरह से हमें इसमें से रिजल्ट मिलना चाहिए वो भी पहले से प्री डिटर्मिन्ड होता है. एंड
एल्गोरिथम मस्ट बी वेरी इफेक्टिव। उससे हमें हर बार एक सही रिजल्ट मिलना चाहिए जिसको हम मान सकें, जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। जेनेटिक एल्गोरिथम इज अ जनरल टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ये एक वैरायटी है एल्गोरिथम की, जेनेटिक एल्गोरिथम। एल्गोरिथम developed by computer scientists which has no direct relationship to biology. It produces alignment by attempted simulation of the evolutionary changes in sequences. तो जेनेटिक एल्गोरिथम हो गई, और एल्गोरिथम जो किसी चीज के लिए भी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिसाइज स्टेप्स हैं, प्रिसाइज एंड डिफाइंड स्टेप्स हैं, और आफ्टर सर्टेन स्टेप्स it stops to give inference. Now, यहाँ पे next I will tell you about identity. Identity. The extent to which two nucleotide or amino acid sequences are invariant expresses identity among the sequences. Then, what is similarity? Similarity, the extent to which nucleotide or protein sequences are related, is known as similarity. The extent of similarity between two sequences can be based on percentage sequence similarity or conservation. And there is one tool known as BLAST, which uh, is used to find out the similarity between sequences. Now, what is conservation then? आई होप आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी समझ में आ गई। आइडेंटिटी में एक सीक्वेंस जैसा भी है वैसा का ही वैसा दूसरा सीक्वेंस है कि नहीं। रेजिड्यू पोजीशन वाइज, पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, पोजीशन नंबर 2 पे क्या है, तो हर रेजिड्यू दोनों सीक्वेंसेस में आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। दिस इज आइडेंटिटी। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में identity plus similar sequences, similar amino acid, similar like अगर एक सीक्वेंस में एसिटिक अमीनो एसिड पोजीशन 4 पे है, लाइक एस्पार्टेट है, तो दूसरे पे क्या ग्लूटामेट है, तो वो सिमिलर होंगे किसी तरीके से, लेकिन दिस आर नॉट आइडेंटिकल। तो एक आइडेंटिटी फाइंड आउट की जाती है, दूसरी सिमिलैरिटी फाउंड की जाती है। नाउ कंजर्वेशन क्या है? Changes at a specific position of an amino acid in proteins, which is found less commonly in nucleotides in DNA sequences, that preserves the physicochemical properties of the original residue, is known as conservation. अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक में पोजीशन 4 पे एस्पार्टिक एसिड है और दूसरे सीक्वेंस में पोजीशन 4 पे ग्लूटामिक एसिड है, तो दोनों एसिडिक हैं, तो उससे जो है एक एसिडिक एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन हो रहा है, और स्ट्रक्चर और फंक्शन में शायद दोनों सीक्वेंसेस आपस में फाइनली कॉमन हो। वो स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनाए क्योंकि वहां पे एसिड है, दूसरे में भी दोनों में एक सा स्ट्रक्चर बने उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज की वजह से, और फाइनली फंक्शन पे भी असर न पड़े, भले ही एक एस्पार्टिक है दूसरा ग्लूटामिक है 4th पोजीशन पे। The sequences of biological macromolecules are the product of molecular evolution. Similarity among sequences could arise by chance, or it could be a convergence towards a common sequence and structure and therefore function through evolution, or the similarity could arise from divergent evolution of two sequences from a common ancestral sequence. कन्वर्जेंट वैरायटी हो सकती है कंजर्वेशन की, और डाइवर्जेंट भी हो सकती है, मतलब अलग हो रहे हैं दो सीक्वेंसेस एक दूसरे से विद टाइम ड्यूरिंग एवोल्यूशन, और
दो डिस्टेंट सीक्वेंसेस आपस में कंजर्व हो रहे हैं और अपने एंसेस्टर की ओर मिलते जा रहे हैं। तो ये इवोल्यूशन के दौरान हो सकता है, डाइवर्जेंट और डिफरेंट वाले कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस दो हो सकते हैं कंजर्वेशन के। The similarity that arises from last mechanism, that is divergent evolution, is called homologs. Homologs, heterologs, analogs, orthologs, paralogs, and xenologs are the words that describe different ways in which sequence similarity could arise. Above written terms are resulted from the nature of the mechanism that caused two very similar sequences to exist where only one existed previously. So first of all, I will talk about homologs. Homologs is a general term to indicate sequences with common origin. It is qualitative term and is somewhat arbitrary in the sense that it is up to the researcher to decide what level of similarity indicates homology. Numerical indicators of similarity determined by the sequence alignment programs, other parameters derived from biochemistry or other areas of biology may contribute to the decision on whether a pair of sequence is homologous. Then heterologs. Heterologs, the opposite of homologs, is heterologs. Heterologous sequences may still be similar, but they do not have common origin, and nor do they have common function or activity. Sequence comparison alone is not sufficient to decide if two sequences are heterologs, for sequences dissimilar by alignment may still be similar by function. The word homolog and heterolog describe the current relationship between the sequences but do not indicate the mechanism that lead to that relationship. Analogs. Sequences that have same function but lacks sufficient similarity to imply common origin are said to be analogs. What it means is that analogous sequence followed by evolutionary pathways from different origins to converge upon same function and activity. They have homologous function but heterologous origins. They may be considered a product of convergent evolution. Examples are chymotrypsin and subtilisin proteins. Then orthologs. Orthologs are homologs that arise by speciation. The implication is that the two sequences are currently taken from two different species, but they show similarity because they are both derived from same ancestral sequence that was present in the ancestral organism. The amount of difference in two orthologous sequences may be taken as a rough indicator of the amount of time that has passed since the speciation event took place. For example, hemoglobin sequences from horse and zebra. Then paralogs. Paralogs are homologs that arise by gene duplication without this duplication event being followed by a speciation event. It means that paralogs are homologous sequences that arise in the same organism and that have different functions. Paralogs have homologous origin but heterologous functions. For example, myoglobin and hemoglobin from human beings.
In DNA sequence, the functional difference between paralogs may simply be that one is a functional gene while other is a silent non-expressed gene or pseudogene. Finally, we come to xenolog. Xenologs are homologs resulting from horizontal gene transfer. They are exceptions to the rule that homologs are always descended from a common ancestor. With the knowledge of plasmids, phages that transfer DNA, and transposons or mobile genes, it is now known that horizontal or lateral exchange of genes may take place between different species also. Functions of such genes would be homologous, especially if the transfer occurred relatively recently. So it may be concluded that all sequences that are homologous will be similar, though this similarity could be very subtle and hidden by a number of factors. The converse, however, not true that all similar sequences are not necessarily homologous. The two most important forms of homology is that whether homology is to similar structures and or is to similar functions. Homology can be understood as the sequence similarity that can be attributed mostly to descent from a common ancestor, while similarity makes no statement about descent from a common ancestor. Now, one more thing which we should understand is physicochemical relationship between amino acids. सो फिजिकोकेमिकल रिलेशनशिप अभी मैंने एग्जांपल देके आपको बताया कि ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, वो केमिकली एक ही हैं, एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एसिडिक हैं, एसिडिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो उनके आपस में रिप्लेसमेंट अगर हो जाए, अगर म्यूटेशन हो जाए या कुछ हो जाए, और जो फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड है वो इस तरह से रिप्लेस हो जाए कि एक एसिटिक अमीनो एसिड दूसरे एसिटिक अमीनो एसिड से चेंज हो जाए, तो वो मे बी स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंजर्व कर ले। तो इस तरह की फिजिको केमिकल रिलेशनशिप्स रखने वाले अमीनो एसिड्स के बारे में आप देखें। Construction of biologically significant alignments should consider with the fact that the protein evolution is constrained by the chemical properties of amino acids and by the degeneracy of genetic code. Degeneracy क्या थी? मैंने वहां पे भी म्यूटेशन बताया था कि ट्रिपलेट कोडॉन में थर्ड कोड, जो राइट हैंड साइड का थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो भी सिमिलर अमीनो एसिड ही कोड होता है। तो दिस इज कॉल्ड दिस डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो इस तरह से कंजर्वेशन होता है अमीनो एसिड का। Chemically conservative replacements tend to occur more frequently than replacements with amino acid that are chemically different. एवोल्यूशन के समय जब एक प्रोटीन से दूसरा प्रोटीन किसी वजह से बनता है, या उसमें एक प्रोटीन में जो चेंजेस आते हैं, कहना चाहिए दैट आर नेचर की ओर से ऐसा अरेंजमेंट है कि दे आर केमिकली कंजर्वेटिव, such such replacements are known as conservative replacements. ये ज़्यादा होते हैं अगर डिफरेंट वैरायटी के हो जाए, यानी कि एसिटिक अमीनो एसिड को कोई बेसिक अमीनो एसिड से चेंज मिल जाए, देन वो एनवायरनमेंट फर्क हो जाएगा उस पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, और कोई वो डिफरेंट काम करने लगेगा, या वो हार्मफुल भी हो सकता है कि वो प्रोटीन, उससे प्रोटीन नहीं बने। तो इसलिए भी
जो कंजर्वेटिव रिप्लेसमेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर भी होंगे और दे विल सरवाइव ऑल्सो, कहना चाहिए कि वो वाला प्रोटीन बना रहेगा, जबकि दूसरा प्रोटीन डिग्रेड भी हो सकता है। वो बॉडी रादर सेल उससे अपने अपने तरीके से डील करेगा, उसे डिग्रेड करेगा, फिर से प्रोटीन बनेगी। नाउ again here different examples are given. For example, it is more likely to see a substitution of leucine with isoleucine, both of which are non-polar, than a substitution of aspartic acid, which is negatively charged, for leucine. Such changes are less likely to affect the structure and function of the protein. The figure given below gives an idea of allowed substitutions among amino acids. तो मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है। नेक्स्ट टेबल में आप देख सकते हैं, दिस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपस में रिलेटेड है। हाइड्रोफोबिक कितने हैं, हाइड्रोफोबिक वाले ये आपस में रिप्लेसमेंट्स होंगे तो स्ट्रक्चर फंक्शन कंजर्व ज़्यादा रहेगा। ये एरोमेटिक हैं, इनके कंजर्वेशन से कुछ स्ट्रक्चर फंक्शन प्रिजर्व रह सकता है। देन ये सारे हैं जो पोलर हैं, उनका रिप्लेसमेंट आपस में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ज़्यादा पॉसिबल है। देन सॉरी देन एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, DNE, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और फाइनली ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। तो ये फिजिको केमिकल रिलेशनशिप दिखाई जा सकती है इस फॉर्म में कि इनसे ये ज़्यादा प्रिफर्ड सब्स्टिट्यूशंस है एज कंपेयर टू कि इसका इससे हो जाए, इसका इनसे हो जाए किसी से। तो ये जो जो एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके आपस में वो कंजर्वेटिव रिप्लेसमेंट्स ज़्यादा प्रिफर्ड भी हैं और ज़्यादा मिलते भी हैं। So this is all for today, and if you like my lecture, please subscribe my channel, like it and share it. And this is all for today. Thank you.